नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब कर लिया है। केस की समाअत करने वाले 7 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें 2 माह से किसी समाअत का हिस्सा ना बनने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे। यूं लगता था कि अदलिया के दरमियान खलीज को मिटाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया। आज सुबह जब केस की समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, आप रोस्ट्रम पर आएँ, कुछ कहना चाहूँगा। अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार आइन की शिक 175 देती है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हलफ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वाज़ेह करना चाहता हूँ, कल मुझे ताज्जुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया। मुझे उस वक्त कॉज लिस्ट भेजी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। इस कानून का फैसला नहीं हुआ, इसलिए उस पर राय नहीं दूंगा। इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत में 8 मार्च को वो कर रहे थे, 5 मार्च वाले फैसले को 31 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। ये अदालत के फैसले की वक़्त है। पहले इस सर्कुलर की तस्दीक की जाती है, फिर इस सर्कुलर को वापस लिया जाता है। रिमार्क्स का सिलसिला जारी रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि गलती होती है, हम इंसान हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है। 8 अप्रैल को मैंने नोट लिखा जो वेबसाइट पर लगा, फिर हटा दिया गया। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से हुई है। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। इस पर मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या चेंबर वर्क करना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि मैं उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। मैं माजरत चाहता हूँ, जजेस को जहमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूँ, लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं काजी फाइज ईसा के साथ इतफाक करता हूँ। मैं इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं दूंगा, पहले इन दरख्वास्तों को सुना जाए। अगर इस केस में फैसला हक में आता है तो इस केस की अपील 8 जज कैसे सुनेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह मामला 25 करोड़ अवाम का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला जब आएगा तो देख लेंगे। एडवोकेट एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम का क्या होगा। हम चाहते थे कि एक घर की तरह मसाइल साइड पर रखकर समाअत की जाए। जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी का घर नहीं है, अदालत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से खुद को 9 रुकनी बेंच से अलहदा करने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इस केस में अटॉर्नी जनरल ने वक्त लिया है। क्या पता इसमें स्टे ख़त्म हो जाए, हो सकता है इस केस में मखलूक खुदा के हक़ में फैसला हो। एतजाज एहसन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस में बैठकर समाअत करें, यह अहम केस है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत हर किस्म के आइन के मुताबिक बनाना है। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक़ में फैसले करने के लिए बैठे हैं। इन रिमार्क्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कमरा अदालत से उठकर चला गया। चीफ जस्टिस ने समाअत में कुछ देर वक्फे के बाद एक नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। ये 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल था। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं, इसलिए तमाम फरीकैन दलाइल मुख्तसर रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दें। एतजाज एहसन ने कहा कि किसी को इस बेंच पर एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि हमें भी बेंच पर एतराज़ नहीं। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। जवाब में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त में कुछ सियासी नौयत की सदाएँ मौजूद थीं, अभी हम वो सुनना नहीं चाहते। अभी फोकस मिलिट्री कोर्ट्स हैं।
शुएब शाहीन ने कहा कि हमारी दरख्वास्त भी साथ ही रख लें, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा दीगर इस्तदाएं हम ना मांगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपस में मुशावरत करके देखेंगे। दलाइल का आगाज एहतजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने किया, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 245 नाफिज होने के बाद हाई कोर्ट्स का 199 का इख्तियार खत्म हो गया है। इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि फौज तलबी का वो नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज में कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी, प्रेस रिलीज में यही कहा गया है। उन्होंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़ के भी सुनाई। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुतल्लिका पैराग्राफ में कहा गया कि जिम्मेदारों को आर्मी एक्ट के तहत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होने का कहा गया। सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या फिर ब्रिगेडियर। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह ISPR का ही जारी करदा एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिया की खुलकर तौसीक की। मुल्क की तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दे दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या ये दस्तावेजात उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कह दिया नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, कहीं भी किसी भी हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सब बयानात हैं, हमें दिखाएं कि ट्रायल कहाँ शुरू हुआ। लतीफ़ खोसा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुल्ज़मान की हवालगी के फैसले पढ़ना शुरू कर दिए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियन के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया है। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आपने अपने दस्तावेजात में कोई FIR शामिल की है जो मिलिट्री कोर्ट्स को भेजी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जो लोग मुतासरा हैं क्या उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं है। दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दायर की मगर फिलहाल किसी मुतासरा शख्स ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान नहीं रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं क्योंकि हमारे पास कोई किताब नहीं है। हकायक नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे। जस्टिस याया अफरीदी ने पूछा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम गए हैं वो बता दें। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमें इल्म है कि कहीं से 20 तो कहीं से 10 अफराद के मुकदमात भेजे गए हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि आप उमूमी तौर पर बता रहे हैं, अगर हकायक नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही से हासिल है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलें, फौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हकायक में रहें। जो मुकदमा दर्ज हुए उनमें मुतअद्दिद नाम हैं, मुकदमात में कुछ पुलिस एहलकारों के नाम क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और कितने अफराद गिरफ्तार हुए। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि 10 मई को पहले 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, फरूख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। इन मुकदमात में इमरान खान का नाम है लेकिन वो चेयरमैन PTI नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि पूरे मुल्क से 10 मई को 4000 अफराद गिरफ्तार हुए। किसी फर्द के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं है। हम तो इसलिए आए हैं कि हमें 25 करोड़ अवाम की फिक्र है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने जो अदालत में सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकली की दरख्वास्त दी वो दिखा दें। मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी।
जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो कैसे इंतजाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब करते हुए केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी।